सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम है जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हैं फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जो क्वेश्चन बुकलेट फिजिक्स की डाली गई है पोर्टल पे, उस माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो क्वेश्चन बैंक से फिजिक्स से संबंधित है उसमें सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं। उन सारे ऑब्जेक्टिव को हम एक एक करके हल करेंगे। उसके बाद में सारी क्वेश्चन बुकलेट के ऑब्जेक्टिव हल होने के बाद जितने बड़े वाले जो क्वेश्चन है 3 नंबर और 4 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन क्वेश्चनों को भी हम एक के बाद एक सॉल्व करते जाएंगे। तो ये जो सीरीज चलेगी लगातार, पहले हमारे पास में ऑब्जेक्टिव रहेंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के जितने भी ऑब्जेक्टिव 9 यूनिट के जितने भी, उन सबको हम एक के बाद एक सॉल्व करेंगे। तो आज हम जो है पहला चैप्टर हम ले रहे हैं स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत के अंतर्गत पहला चैप्टर हमारे पास में है स्थिर विद्युत में उसके संबंधित ऑब्जेक्टिव है 25 ऑब्जेक्टिव है, इनको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है हमारे पास एप्सिलॉन 0। ये एप्सिलॉन 0 है, इस तरह से सिंबल है एप्सिलॉन 0 का मात्रक होता है। एप्सिलॉन 0 जो होती है वो परमिटिविटी या जिसको हम वायु निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। इसको क्या नाम दे दिया है? विद्युतशीलता। एप्सिलॉन 0 को हम विद्युतशीलता कहते हैं। ध्यान रखिए, विद्युतशीलता वायु निर्वात की क्या कहलाती है? विद्युतशीलता कहलाती है। एप्सिलॉन 0 को हम विद्युतशीलता कहते हैं। अब इसका मात्रक क्या होता है? तो हमने कूलाम का नियम पढ़ा था, F होता है 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर। ये कूलाम का नियम हमने पढ़ रखा है। इस नियम से एप्सिलॉन 0 का मान निकाल लेंगे। एप्सिलॉन 0 बराबर क्या हो जाएगा? ये F को नीचे ले आना, 1/4 F Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगा एप्सिलॉन 0 का मान। यहाँ से हम मात्रक निकालेंगे इसका। Q1 क्या है? आवेश है। Q2 क्या है? आवेश है। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ध्यान रखना, आवेश का मात्रक होता है कूलाम और आवेश की मान होती है AT। ये दोनों चीजें याद रखना, आवेश का मात्रक कूलाम और आवेश की मान AT होती है। अब यहाँ से इसका मात्रक निकालें। ये भी कूलाम, कूलाम कूलाम के लिए मैं C से प्रदर्शित कर रहा हूँ। ये भी कूलाम, कूलाम इंटू कूलाम। 4 पाई कांस्टेंट है बल का, न्यूटन N, और ये दूरी का मीटर, लेकिन स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर। तो इस तरह से इसका मात्रक हो जाएगा C स्क्वायर यानी कूलाम का स्क्वायर अपान में न्यूटन मीटर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो तीसरा आंसर है वो सही आंसर है। ये C स्क्वायर है अपान NM का स्क्वायर। तो इस तरह से विद्युतशीलता का मात्रक हमारे पास हो जाएगा C स्क्वायर बटे NM का स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर का स्क्वायर। तो कूलाम के नियम से हम इसकी विद्युतशीलता का मात्रक परमिटिविटी, एप्सिलॉन 0 को परमिटिविटी कहते हैं और हिंदी में बोलते हैं वायु निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मात्रक C स्क्वायर बटे NM का स्क्वायर होगा। विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है विद्युत क्षेत्र यानी E, इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं। E बराबर होता है F/Q। ये फार्मूला हमने पढ़ा था, E बराबर F/Q होता है। तो यहाँ से इसका मात्रक बल है, F फोर्स है और Q क्या है? चार्ज है। तो फोर्स अपान चार्ज, फोर्स मतलब बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन और चार्ज का मात्रक अभी मैंने बताया कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम, यानी पहला आंसर सही है। एक फार्मूला और होता है इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, को भी ध्यान रखना, कभी कभी उस पर आधारित ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। E बराबर V/D या dV/dx भी लिख सकते हैं इसको, माइनस के साथ में dV/dx। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के बराबर होती है। dV क्या है? वोल्टेज, वोल्टेज का मात्रक वोल्ट होता है और dx क्या है? दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो इसको हम वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं, वोल्ट पर मीटर। एक मात्रक ये भी ध्यान रखना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बल का न्यूटन अपान कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, और इस सूत्र से वोल्ट पर मीटर भी होता है। तो ये दोनों मात्रक अपने को ध्यान रखना है कि एक न्यूटन पर कूलाम भी होता है जो ऑब्जेक्टिव दिया है। कभी मान लो दूसरा मात्रक पूछे तो वोल्ट पर मीटर भी होता है। नेक्स्ट हमारे पास में है वायु का पराविद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जो एयर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वायु का, जिसको पराविद्युतांक बोलते हैं, उसका 1 होता है। वायु का पराविद्युतांक कितना होता है? 1 होता है। यदि धातु का पूछे तो ध्यान रखना धातु का अनंत होता है,
धातु है ना मेटल का कितना होता है इंफिनिटी होता है। पानी का यदि पूछा जाता है तो 80 होता है। इन तीनों का याद रखना, 50 पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव। वायु का 1, धातु का इंफिनिटी, मेटल का, और वाटर का या पानी का 80 होता है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। एक कूलम में इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो हमने पढ़ रखा Q = N। Q क्या है, आवेश है। कितना दे रखा, एक कूलम, तो Q का मान 1 रख दिया, 1 रख दिया। N ज्ञात करना, E का मान अपने को पता है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा है, 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से N का मान निकालो, N = 1/1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसको सॉल्व करो, 0। अब इससे डिवाइड नहीं हो रहा, तो 1 0 और बढ़ा दो, 100 कर लो, 1 0 उधर कम कर लो, इधर 0 बढ़ाएंगे तो इधर 0 कम हो जाएगी। ये हो जाएगा 100/16 × 10⁻18 -18 के ऊपर जाएगा +18 कर लेना, तो 100/16 × 10⁻18 +18 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ध्यान रखना। इसको सॉल्व करेंगे, 100 2 बचे, 4 बचे, 2 5 यानी 6.25। N का मान आ जाएगा 6.25 × 10⁻18 कूलम। सॉरी संख्या है तो ये मान आ जाएगा 6.25 × 10⁻28। तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 × 10⁻18। एक कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये फार्मूला होता है, तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट करना है और N की वैल्यू अपने को निकालते आना चाहिए। Q का मान 1 दे रखा है, यदि माइक्रो कूलम में देते तो Q की जगह क्या लिखते हैं, माइक्रो कूलम। मान लो ये 10 माइक्रो कूलम होता कि 10 माइक्रो कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 माइक्रो कूलम। तो ये Q का मान लिखते हैं अपन 10, लेकिन कूलम माइक्रो को किस में बदलना पड़ता है, कूलम में 10⁻⁻6 इस तरह से लिखा जाता है। जब भी माइक्रो आए तो 10⁻⁻6 लिखना कूलम। ये वैल्यू यहाँ पुट करके उसको हम सॉल्व करते तो हमारे पास N का मान निकल आता है। तो इस तरह से कूलम में दिया, माइक्रो कूलम में दिया या नैनो कूलम में दिया, तो उसको हम सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। फार्मूला यही रहता है Q = N। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने पढ़ा था E = होता है 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर। ये बिंदु आवेश के कारण से, तो r² आ रहा यानी E = r का स्क्वायर। ये चीज ध्यान रखना। यही क्वेश्चन मान लो द्विध्रुव के कारण से भी आता है। मान लो आ गया क्वेश्चन, द्विध्रुव के कारण से किसी r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, द्विध्रुव के कारण से। तो द्विध्रुव के कारण से क्या होती है तीव्रता, उसका फार्मूला होता है 1/4πε0 2p, यदि निरक्षीय अक्षीय स्थिति है तो r⁴। यदि द्विध्रुव वाला पूछते मान लो कोई क्वेश्चन, तो उस स्थिति में द्विध्रुव, उस स्थिति में ये वाला ऑप्शन सही होता है। द्विध्रुव वाला पूछते तब बिंदु आवेश पूछा तो ये वाला, और द्विध्रुव पूछते तो ये वाला क्वेश्चन। ध्यान रखना, अक्षीय निरक्षीय में दोनों में द्विध्रुव होते, तो एक में अक्षीय में 2p/r⁴ आती और निरक्षीय में यहाँ 2 नहीं आता, p/r⁴ आती। तो यदि मान लो द्विध्रुव के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछते तो ये करना, और बिंदु आवेश के कारण से पूछे तो ये वाला करना। यदि किसी विलगित वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाता है, मान लो कोई आइसोलेटेड सिस्टम है या वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, उससे एक इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाल लिया, तो अपने को पता है बाहर निकल जाएगा। मान लो कोई पदार्थ है ये, इसमें क्या होता है, जितने प्लस होते उतने माइनस भी होते, ये अपने को पता है, क्योंकि पदार्थ हमेशा विद्युत उदासीन होता है, इलेक्ट्रिक न्यूट्रल होता है। पदार्थ विद्युत उदासीन होता है, जिससे प्लस होते माइनस भी होंगे। अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ये बाहर निकल गया, इस सतह से बाहर निकल गया, तो बचा क्या इसका, धन आवेश बचेगा। और धन आवेश कितना बचेगा, एक प्रोटॉन के आवेश के बराबर इलेक्ट्रॉन निकला, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही बचेगा। तो कितना बचेगा, प्लस आवेश हो जाएगा उस पर, और कितना आवेश होगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलम आवेश उसके बचेगा। यदि बाहर निकलता है तो उसका प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस बाहर निकल गया, तब बचा क्या, प्लस। ध्यान रखना। और यदि अंदर आ जाता है तो उस पर माइनस आवेश हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा माइनस। बाहर निकल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अंदर चले जाएगा तो माइनस आवेश उत्पन्न हो जाएगा। एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी है, अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया मतलब कमी हो गई,
कमी हो गई तो कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा उसका? धन आवेश, धन आवेश होगा उसका। मूल आवेश का मान कितना होता है? मूल आवेश अभी हमने बताया कि मूल आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा। मूल आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये मूल आवेश कहलाता है। इसको हम न्यूनतम आवेश भी कह सकते हैं, इसको हम मूल आवेश भी कह सकते हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक आवेश भी कह सकते हैं। तीनों चीजें एक ही, मूल आवेश, इलेक्ट्रॉनिक आवेश। यह हमारे पास में मान, इसका न्यूनतम मान कितना होता है तो भी यही लिखना, मूल आवेश पूछे तो भी यही लिखना, और इलेक्ट्रॉनिक आवेश पूछे तो भी यही लिखना। विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक। अभी हमने एसआई मात्रक निकाला, क्या निकाला था? एसआई मात्रक न्यूटन बटे कूलम होता है, न्यूटन पर कूलम। अभी हमने निकाला था सूत्र से, F/Q होता है सूत्र, F/Q, ये E का सूत्र विद्युत क्षेत्र। अब यदि सीजीएस पूछे तो सीजीएस में क्या रहेगा? बल का मात्रक डाइन होता है, ये हमने पढ़ा था डाइन, और आवेश का मात्रक स्टेप कूलम, स्टेप कूलम। स्टेप कूलम को फ्रैंकलिन भी कहते हैं, ध्यान रखना। स्टेप कूलम को एक नाम और दे दिया फ्रैंकलिन, क्योंकि आवेश की खोज किसने करी थी? फ्रैंकलिन ने की थी। धन आवेश और ऋण आवेश की खोज फ्रैंकलिन ने की थी, इसलिए इस आवेश के जो सीजीएस मात्रक होता है उसको फ्रैंकलिन भी कहते हैं। किसी विद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश कितना होता है? नेट आवेश, द्विध्रुव किसको कहते हैं? एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक निगेटिव चार्ज होता है। ये जब दो चार्ज बहुत अल्प दूरी पर रखे होते हैं, पास पास में रखे होते हैं, तो उसको हम द्विध्रुव कहते हैं। और इस पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? एक प्लस और एक माइनस, 0। तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 0 होता है। दोनों के लिए हम प्लस करेंगे तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 0 होता है। किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव संरक्षित रहता है। आइसोलेटेड यदि है तो उस पर टोटल चार्ज कितना क्या होगा? कंजर्व रहेगा, संरक्षित रहता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? संरक्षित, संरक्षित रहता है। दो सजातीय आवेश एक दूसरे को समान आवेश, सजातीय मतलब समान, सिमिलर चार्ज या लाइक चार्ज कह सकते हो आप। लाइक चार्ज क्या करते हैं? दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित। सजातीय तो क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। और यदि अनलाइक चार्ज है, विजातीय, असमान आवेश, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। सजातीय मतलब लाइक चार्ज, दे आर रिपल, एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करेंगे। तो समान आवेश या सजातीय आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, और विजातीय आवेश या विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हो? आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, सत्य असत्य बताओ। सत्य क्यों? क्योंकि आवेश जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बराबर क्या होता है? 1/4π Q/R का स्क्वायर होता है। अब गोले के अंदर, खोखला गोला तो उसके अंदर कोई आवेश होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आवेश हमेशा किस पे रहते हैं? पृष्ठ पे रहते हैं। ध्यान रखना, जो अपन किसी चीज को आवेश देते तो किस पे फैल जाता है? पूरे पृष्ठ पे फैल जाता है, अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है। जब अंदर आवेश ही नहीं, 0 आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कितनी हो जाएगी? यहाँ 0 वैल्यू पुट कर देंगे तो 0 हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी। यानी सत्य। दो क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटती है, दो विद्युत बल रेखा या क्षेत्र रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, ध्यान रखना। यदि काटेगी तो कटान बिंदु पर दो दिशाएं प्रदर्शित होगी, जो कि संभव नहीं होगी। इसलिए दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। मान लो इस तरह से विद्युत बल रेखा अपन खींचते हैं, यदि ये कटान बिंदु, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम? दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक डायरेक्शन में और जो है एक इस डायरेक्शन, दो स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि एक बल रेखा दो दिशाओं में तो जा ही नहीं सकती, तो दो दिशाओं में नहीं जा सकती, इसका मतलब क्या हुआ कि वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। तो दो विद्युत बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। धातु का परावर्तकांक अनंत होता है, सही है, मैंने बताया था। धातु का अनंत, पानी का C और वायु का 1 होता है। किसी चालक के अंदर विद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरती है, चालक के अंदर नहीं गुजरती है, विद्युत बल रेखा नहीं जाती, ध्यान रखना, क्योंकि प्लस से जाकर माइनस पर समाप्त हो जाती है। विद्युत बल रेखा हमेशा बाहरी पृष्ठ पर स्थित होती है, अंदर नहीं जाती, ध्यान रखना, प्लस से जाकर माइनस पर समाप्त हो जाती है। यदि चुंबकीय बल रेखा होती तो फिर वो अंदर से भी चलती, पूरा बंद वक्र बनाती, यानी विद्युत बल रेखाएं जो होती है खुला वक्र बनाती है, खुला वक्र, ध्यान रखना।
वो चालक के पृष्ठ पर स्थित होती है, अंदर उपस्थित नहीं होती। चुंबकीय बल रेखा बंद वक्र बनाएगी, वो अंदर ही उपस्थित होगी, ध्यान रखना। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा धनावेश से ऋणावेश की होती है, असत्य। यह असत्य आ जाएगा क्योंकि उसकी दिशा कैसी होती है, ऋण से धन की होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है। ये नहीं गुजरती है, नहीं गुजरेगी, ये सत्य है। विद्युत बल रेखा अंदर नहीं गुजरती, बाहरी पृष्ठ पर स्थित होती है। एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर समांतर तथा समदूरस्थ होती है। एक समान विद्युत क्षेत्र किसको कहते हैं, जिसमें विद्युत बल रेखा है, ये मान लो हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र है, इस तरह से लाइनें यदि बराबर दूरी पर स्थित होती है, इस तरह से ये लाइनें एक दूसरे के समांतर होती है और समदूरस्थ होती है, बराबर दूरी पर स्थित होती है, तो उसको कहते हैं हम क्या कहते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहेंगे कि जब ये लाइनें जो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, ये सेम डिस्टेंस पे होती है और एक दूसरे के पैरेलल होती है, तो उसको कहा गया एक समान विद्युत क्षेत्र। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में एक बात देखा है कि अपनी बराबर दूरी पे स्थित, मतलब सत्य, ट्रू है, सत्य। नेक्स्ट क्या है, जोड़ी बनाना। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम, ये फर्स्ट आवेश का मात्रक कूलाम। विद्युत फ्लक्स का मात्रक, विद्युत जो फ्लक्स होता है उसका जो मात्रक होता है वो अपने को बता देना। विद्युत फ्लक्स I इक्वल टू होता है E डॉट ds, E डॉट ds। अभी E का मात्रक हमने निकाला था न्यूटन पर कूलाम, और ds क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर का स्क्वायर, तो फ्लक्स का मात्रक क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखा है ये वाला है, ये देख सब गया, इसको आगे कर लेना कि विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम, ये वाला सेकंड वाला, ये वाला कैसे निकालते समझाएगा। पाई को E डॉट ds, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन मीटर कूलाम, ds क्षेत्रफल मीटर का वर्ग, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। ये हो गया आवेश का मात्रक कूलाम, इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। कूलाम बल, कूलाम का जो बल होता है वो हमने पढ़ रखा, ये फार्मूला गलत छपा, इसको सही कर लेना। कूलाम का बल होता है बराबर 1/4 पर एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये कूलाम का बल कहलाता है, इसको राइट कर लेना। F इक्वल टू 1/4 पर एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, ये कूलाम का बल कहलाता है। तीसरा हमारे पास में ऑप्शन है ये वाला। विद्युत क्षेत्र, अभी हमने पढ़ा विद्युत क्षेत्र E बराबर F अपॉन Q होता है, ये हमारे पास F अपॉन Q, ये चौथा ऑप्शन है F अपॉन Q। प्रोटॉन पर प्रोटॉन पर आवेश, अपने को पता है कि जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उतना ही प्रोटॉन पर भी आवेश होता है, लेकिन अंतर क्या है, प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश उत्पन्न होता है, नेगेटिव कूलम। तो जब प्रोटॉन आए तो प्लस लिखना और इलेक्ट्रॉन आए तो माइनस लिखना, ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश, और प्रोटॉन का आवेश ये होता है। आवेश दोनों पे बराबर होता है लेकिन प्लस माइनस का अंतर है, प्लस मतलब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पे माइनस। एप्सिलॉन 0 का मान, एप्सिलॉन 0 जो होती है वायु निर्वात की विद्युतशीलता होती है, और इसका मान 8.85 × 10⁻⁻12 c²/nm का स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 c²/Nm का स्क्वायर, अभी इसका मात्रक हमने निकाला। तो इस तरह से ये हमारे पास जोड़ी हो जाएगी। आवेश का क्वांटीकरण क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटीकरण का मतलब ये होता है कि भौतिक में कुछ राशियाँ ऐसी होती है जिसके सभी मान संभव नहीं होते, छोड़ छोड़ के मान आते हैं, जिसको क्वांटाइज कहा गया। डिस्क्रीट वैल्यू, विविक्त मान कहते हैं जिसको, मतलब जब किसी भौतिक राशि के मान सभी लगातार न मिलकर छोड़ छोड़ के, यानी कंटिन्यूस ना होकर डिसकंटिन्यूस होते मान, तो उसको हम बोलते हैं क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण किसको कहेंगे कि किसी पदार्थ पर आवेश की जो मात्रा होती है वो सतत न होकर, कंटिन्यूस न होकर असतत होती है। सतत न होकर क्या होती है, असतत होती है। कंटिन्यूस न होकर डिसकंटिन्यूस होती है, सतत न होकर
असतत सतत होती है, तो उसको कहा गया आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। और इसको हम मैथमेटिकल कैसे परिभाषित करते हैं, Q इक्वल टू एन से प्रदर्शित करते हैं, प्लस माइनस एन से। यानी किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा, किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा का एक पूर्ण गुणज होता है। एन क्या है, पूर्ण गुणज है, पूर्ण गुणज। इसको आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत कहा गया है। क्या होता है कि किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा का एक पूर्ण गुणज होता है। गुणज का मतलब होता है एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है। एन क्या है, पूर्ण गुणज, जिसका मान क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 ये मान हो सकते हैं इसके। ये पूर्णांक ही होता है, इंटीजर होगा, ध्यान रखना, एन इंटीजर होता है, पूर्ण गुणज होता है। एक ही हो सकता है, दो ही हो सकता है, तीन ही, 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, 3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, 1/2 इलेक्ट्रॉन, 3/2 इलेक्ट्रॉन संभव नहीं होता है। ये आवेश का क्या कहलाता है, क्वांटीकरण सिद्धांत कहलाता है। सभी मान नहीं आएंगे, 1.2 मान नहीं आएंगे, 1.5 मान नहीं आएगा, है ना, 1.5 मान नहीं आएगा, 3.5 मान नहीं आएगा, 4.5 मान नहीं आएगा, ऐसे मान नहीं मिलेंगे। मिलेंगे कैसे मान, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरह के मान होते हैं। इसको क्वांटीकरण कहते हैं। तो क्वांटीकरण समझ में आ गया होगा कि किसी पदार्थ पर जो आवेश की जो मात्रा होती है Q, वो इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा का एक पूर्ण गुणज होती है। इसको हम आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत कहते हैं। और इसके अनुसार किसी पदार्थ का आवेश की मात्रा कितनी हो सकती है, 1 ही हो सकती है, 2 ही हो सकती है। एन का मान 1 होगा तो 1 ही, 2 होगा तो 2 ही, 3 होगा तो 3 हो सकती है। लेकिन 1.2, 1.5 इलेक्ट्रॉन की, या 2.5 इलेक्ट्रॉन, या 3.5 इलेक्ट्रॉन, या बीच के मान संभव नहीं होंगे। ये मान नहीं प्राप्त होते, मतलब कंटिन्यूस नहीं होता, सभी मान नहीं आए, ये मान छोड़ छोड़ के आए, यही मान संभव होंगे। इसको आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत कहते हैं। क्या किसी पदार्थ पर 2.6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन हमेशा 1 ही होगा, 2 ही होगा, 3 ही होगा, 4 ही होगा, लेकिन 2.6 कैसे संभव है? संभव नहीं है, नहीं हो सकते। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आवेश हमेशा क्या हो सकता है, 1 ही हो सकता है, 2 ही हो सकता है, 3 ही हो सकता है, ऐसे मान ही संभव होंगे, ये मान ही संभव होंगे, लेकिन ये पॉइंट वाले मान संभव नहीं होंगे। क्या किसी पदार्थ पर 0.8 आवेश हो सकता है? ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यदि मान लो Q इक्वल टू एन ही लिखा हमने, एन का मान क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू Q/N, ठीक है। Q का मान कितना है, आवेश 0.8 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है, ये Q का मान। ये का मान अपने पता है, तो ये 19 से 19 कट जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 8/16 यानी 1/2 यानी 0.5। ये किसका मान आ रहा है, 0.5, एन का मान। एन का मान 0.5 आ रहा है, इसका मतलब आधा इलेक्ट्रॉन हो सकता है क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं, तो ये मान भी संभव नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखना, एन का मान 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ऐसे आएंगे तो संभव, और यदि पॉइंट में आएंगे तो संभव नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास में स्थिर विद्युत के अंदर कूलाम का नियम क्या है? कूलाम का नियम ने पढ़ा था कि 2 आवेश होते हैं, 2 चार्ज होते हैं, एक Q1 और दूसरा Q2, इनके बीच की दूरी को हम R मान लेते हैं। इनके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, हमने पढ़ा था 2 समान आवेश होगा तो प्रतिकर्षण, और यदि असमान होगा या विजातीय होगा तो आकर्षण लगता है। तो 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F क्या है? 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है। 2 बिंदु आवेश है और दोनों स्थिर है, उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। ये आवेश पर निर्भर करेगा कि आकर्षण होगा तो प्रतिकर्षण, दोनों समान होंगे तो प्रतिकर्षण, विपरीत होगा तो आकर्षण। उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उन आवेशों के गुणनफल के या उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 2 बिंदु आवेशों के बीच कैसे आवेश होना चाहिए? बिंदु आवेश होना चाहिए और स्थिर होना चाहिए, दोनों कंडीशन अपने को ध्यान रखना।
दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जब नीचे लिखते हैं तो उसको हम व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं और ऊपर लिखते हैं तो उसको हमको अनुक्रमानुपाती कहते हैं। ये ध्यान रखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हमारे पास कूलाम का नियम होता है, दोनों को मिक्स कर देंगे, मिला देंगे, F इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर, एक प्रोपोर्शनलिटी लगाएंगे और उसका मान K लिखेंगे, Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर R स्क्वायर। K क्या है? नियतांक है, यह चीज याद रखना, K नियतांक कांस्टेंट है और इसका मान कभी कभी आ जाता है ऑब्जेक्टिव में कि K का मान किस पर निर्भर करता है। एक तो मापन की पद्धति पर निर्भर करता है और दूसरा माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम और मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। कूलाम का नियम मैंने एक वीडियो पूरा बना रखा है, इससे संबंधित देखना, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो ये जो K होता है ये माध्यम पर निर्भर करता है और पद्धति पर निर्भर करता है। तो यहाँ से K का मान हमारे पास में आता है, CGS में 1 आता है और वायु निर्वात के लिए अपन 1/4πε0 ये SI पद्धति में आ जाता है, Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर। ये न्यूटन में, ये SI पद्धति में। और CGS पूछे तो इसका मान 1 रख देना, वो डाइन में चले जाए, बल का मान डाइन में होता है और SI में न्यूटन में होते हैं। तो इस तरह से कूलाम का नियम हो जाएगा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के। फिर किसी माध्यम के पराविद्युतांक को परिभाषित करना। माध्यम का पराविद्युतांक मतलब K, या इसको हम एप्सिलॉन से भी प्रदर्शित करते हैं, निरपेक्ष, इसको हम बोलते हैं पराविद्युतांक या निरपेक्ष विद्युतशीलता भी बोलते हैं, निरपेक्ष विद्युतशीलता। तो एप्सिलॉन का मान होता है एप्सिलॉन 0 K के बराबर होता है, या K इक्वल टू होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन क्या है? माध्यम, किसी माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता कहलाती है, विद्युतशीलता, किसी माध्यम की विद्युतशीलता और वायु की विद्युतशीलता, ये वायु की, एयर की, वायु की विद्युतशीलता, किसी माध्यम की विद्युतशीलता और वायु की विद्युतशीलता, इन दोनों का जो अनुपात होता है, रेशो होता है, उस रेशो को, उस अनुपात को हम माध्यम का पराविद्युतांक कहते हैं, या इसको निरपेक्ष विद्युतशीलता भी कहते हैं। ये ध्यान रखें। अब इसका K का मान और भी अपने पास परिभाषित कर सकते हैं, F अपान F वायु अपान F माध्यम, वायु अपान F माध्यम। इससे हम परिभाषा दे सकते हैं E वायु अपान E माध्यम, E माध्यम, V वायु अपान V माध्यम, इससे भी इसकी परिभाषा दे सकते हैं, या C माध्यम, यहाँ उल्टा होता है बटे C वायु। तो इस तरह से ये हमारे पास K की परिभाषा, या इसको एप्सिलॉन वायु इसके बराबर लिख सकते हैं, और भी आगे के पर एप्सिलॉन माध्यम बटे एप्सिलॉन 0 वायु। तो ये सब परिभाषा इसकी दे सकते हैं कि वायु में लगने वाला बल और माध्यम में लगने वाला बल के अनुपात को पराविद्युतांक कहते हैं। वायु की विद्युतशीलता और माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात, तीव्रता, वायु की तीव्रता और माध्यम की तीव्रता, विद्युत तीव्रता के अनुपात को हम K कहते हैं, पराविद्युतांक कहते हैं। वायु का विद्युत विभव और माध्यम का विद्युत विभव का अनुपात K कहलाता है। माध्यम की धारिता और वायु की धारिता का अनुपात K कहलाता है। माध्यम की विद्युतशीलता और वायु की विद्युतशीलता का अनुपात K कहलाता है। K मतलब माध्यम का पराविद्युतांक। विद्युत आवेश के दो मूलभूत गुण लिखिए, दो प्रॉपर्टी अपने को आवेश की लिखना है। तो पहली बात तो आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, यानी कभी भी नष्ट नहीं होता, न तो क्रिएट होता न डिस्ट्रॉय होता, ध्यान रखना। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। दूसरा आवेश योज्य होता है, जोड़ सकते हैं आवेश। तो पहला आवेश संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है मतलब नष्ट नहीं होता है हमेशा, और दूसरा आवेश योज्य होता है, योज्य। आवेश जो होता है वो सदिश राशि, अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि होती है, ध्यान रखना। आवेश हमेशा ध्यान रखना अदिश राशि होती है।
और किसी विलगित निकाय पर हमेशा आवेश शून्य होता है, टोटल चार्ज 0 होता है, ये ध्यान रखना। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जो हमारे पास आवेश से संबंधित है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।